तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड कोल्ड वॉर का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीकोलोनाइजेशन सम एग्जांपल्स। मतलब कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज जो है किस तरीके से जो है डीकोलोनाइज हुई अपने कॉलोनी कंट्री से, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, द मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया गेन मोमेंटम आफ्टर 1935। देखो, हमारे इंडिया में ब्रिटेन के अगेंस्ट में जो है जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी वो 18th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गई थी। 18th सेंचुरी के मिड से ही स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो इसका मोमेंटम है, जो इसमें तेजी आई, इसमें जो पीक पॉइंट आया वो 1935 के बाद में आया था। पीजेंट, वर्कर्स, आदिवासीज, यूथ एटसेट्रा, ऑल रिलीजियंस ऑफ द कंट्री वेयर बाई देन अपोजिंग द कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन पहले क्या होता था कि कुछ ही पर्टिकुलर ग्रुप के लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स का जो है क्रिटिसिज्म करते थे, उनको जो है अपोज करते थे। लेकिन 1935 के बाद सारे जो जितने भी ग्रुप्स थे, पीजेंट हो, वर्कर्स हो, आदिवासी हो, जो भी हो, वो सबके सब एक साथ मिलकर जो है अपोज जो है करने लगे किसका, ब्रिटिशर्स का। द कांग्रेस पार्टी हैड assumed द लीडरशिप ऑफ द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी जी। अब उसके बाद क्या हुआ, 1885 में आपको पता है कि क्या बना था, कांग्रेस पार्टी बना हुआ था। ठीक है, तो 1885 में जब कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो उसके बाद उसको लीड कौन कर रहा था, 1920 के आसपास के बाद से जो है लीड करना गांधी जी ने स्टार्ट किया। However, tensions began to emerge between the different social classes and became clear that India would soon win freedom। लेकिन बीच में क्या हुआ था, जैसे 1905 में जो है क्या हो गया था, बंगाल का डिवीजन कर दिया गया था। उसके बाद 1906 में क्या हो गया था, मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हो गया था। उसके बाद 1907 में जो है कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। तो बीच में ऐसे बहुत सारे चीजें आई जहां पर जो है ग्रुप्स के बीच में जो है मतलब अलग अलग मतलब मतभेद जो है हो गए थे। लेकिन फिर बाद में जाकर एक हो गए और फाइनली हमारे इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस जो है मिल गया। दलित लीडर लाइक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेर वरीड अबाउट द फेट ऑफ द दलित्स वंस इंडिया गेन इंडिपेंडेंट। लेकिन एक महान लीडर थे जिनका नाम था बी आर अम्बेडकर, जिसको हम लोग भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं। इनको ये दिक्कत था कि अगर इंडिया को इंडिपेंडेंट मिल जाएगा तो जैसे जो आदिवासी जो थे, जो हरिजन जो थे, उस समय के जो दलित लोग जो थे, उन पर फिर से तो मतलब अत्याचार नहीं होगा, उनका फिर से जो है कोई स्लेवरी नाम मतलब गुलामी तो नहीं होगी करके, इस बात को लेकर वो क्या थे, चिंतित थे। द मुस्लिम हैड सिमिलर कंसर्न। सेम कंसर्न किनका था, मुस्लिम का था। मतलब मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो सोचती थी कि हम लोग कम अमाउंट में है, माइनॉरिटी में है, तो कहीं हम पे जो मेजोरिटी वाले हैं वो हम पर फिर से ना परेशान करना स्टार्ट ना कर दे, एक तरीके से जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था। उसी तरीके से दलित लोग भी वही सोचते थे कि हम लोगों का क्या होगा, इंडिपेंडेंस हो जाएगा। तो ये सब चीजें वहां पर चलती थी। Provinces like Madras, Tamil Nadu were also apprehensive about their places in the independent India। इसके अलावा ये तो कैटेगरी वाइज, कास्ट वाइज था। इसके अलावा स्टेट वाइज भी बहुत सारे स्टेट्स थे, जैसे मद्रास प्रोविंस है, जम्मू कश्मीर प्रोविंस है। ये सब सोचते थे कि हम लोग इंडिया में मिले कि ना मिले, क्या हो करके, ऐसे बहुत सारे टेंशन जो थे इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी थे। The Congress party claimed that it represented the interest of the entire nation, so it would be able to deal with the conflicting interests objectively without taking sides। लेकिन ये जितने भी कास्ट को लेकर, स्टेट्स को लेकर, रिलीजन को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स थी, सब प्रॉब्लम्स को कांग्रेस पार्टी ने सॉल्व कर दिया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बोला कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, ना ही एक पर्टिकुलर ग्रुप को कम वेटेज देंगे। सबको इक्वल वेटेज रहेगा, सबके ऑब्जेक्ट को, सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा करके। बट नॉट एवरीवन वाज कन्विंस्ड बाय दिस क्लेम। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने ये बोला तो सभी के सब जो है इससे कन्विंस जो है नहीं हुए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस इंटरनल डिसेंशन, द ब्रिटिशर्स रूल बिगेन इनेक्टिंग द डिफरेंट रिलीजियस कास्ट ग्रुप्स टू टेक देयर क्लेम्स, टेलिंग देम दैट द कांग्रेस पार्टी कुड नेवर रिप्रेजेंट ऑल सेक्शन इंडियन सोसाइटी। और इसी चीज का फायदा किसने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने जब बोला था कि हम सबका साइड लेंगे, सबको बराबर वेटेज देंगे, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। इस बात का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स ने सारे ग्रुप के लोगों को बोलना चालू कर दिया कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये कभी भी आपको इक्वल वेटेज नहीं देगी करके, जा जाके बार बार मतलब अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों को जो है भड़काना चालू कर दिया था। For example, Muhammad Ali Jinnah, the leader of the Indian Muslim League, began demanding a separate country, Pakistan, for the Muslim।
और उसी का एक हिस्सा है कि मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, जैसे हम लोग इंडिया में गांधी जी को मानते हैं वैसे पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को मानते हैं वहां के लोग ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना उस समय इंडियन मुस्लिम लीग के क्या थे, लीडर थे। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना, आईएनसी जिसको शॉर्ट में कांग्रेस बोलते हैं हम लोग, उसी तरीके से इंडियन मुस्लिम लीग भी था। और उसको लीड कौन कर रहा था उस समय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसी ब्रिटिशर्स ने जाकर इनको भड़काया और फिर इन्होंने क्या किया, अलग से डिमांड कर दिया कि हमको मुस्लिम लोगों की एक सेपरेट कंट्री चाहिए और उस कंट्री का नाम क्या है, पाकिस्तान चाहिए करके इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। The national movement was becoming more intense during the phase, with peasant revolts underway in some states and the industrial worker in the cities organizing striking and the demonstration। ये जो नेशनल मूवमेंट है ये इंटेंस, मतलब ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट या और ज्यादा जो है पावरफुल कब हो गया, जब किसान ने क्या किया, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स थे इन्होंने जो है स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, तब ये और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। The army and the navy were also on the threshold of the revolt, with the rebellion of the sailors deploying in the Arabian Sea fleet receiving tremendous support from the people। इसके अलावा इंटरनल पार्ट में तो किसान जो वर्कर्स थे वो काम तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ उस समय की जो आर्मी थी, जो नेवी थी, मतलब नेवी मतलब जो जहाज वगैरह में करते हैं ना, ये सब भी क्या कर रहे थे, जो अरेबियन सी में डिप्लॉयड थे। अब सी कहाँ रहेगा, समुद्र में ही तो, मतलब जो शिप है, जो नेवी हो कहाँ रहेंगे, सी में ही रहे ना, कोस्टल एरिया में ही तो रहेंगे ना। तो ये अंदर में तो किसान लोग कर ही रहे थे, साथ ही साथ जो बॉर्डर में जो आर्मी के जो लोग थे, जो नेवी के जो लोग थे, वो भी साथ ही साथ क्या कर रहे थे, लोगों का सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ हमको फ्रीडम चाहिए, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, एनी हाउ करके वो बहुत सारा जो है सपोर्ट दे रहे थे। Assessing the volatile situation, the British government decided to bifurcate India by the carving out a new country comprising the Muslim majority region in the east and the west। और इतना ज्यादा प्रेशर ब्रिटिशर्स पर आ गया था क्योंकि देश के अंदर में किसान कर रहे हैं, वर्कर्स कर रहे हैं, गांधी जी से लोग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, नेहरू लोग थे, वल्लभ भाई पटेल लोग थे, बहुत सारे लोग थे, तो उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है बढ़ गया था। इसके अलावा अब तो आर्मी भी बोल रही थी कि हम आपका साथ नहीं देंगे, हम हमारे इंडिया वालों का साथ देंगे, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए करके। तो इसी चीज के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या हो गया, प्रेशर में आकर जो है सिचुएशन को संभालने के लिए इन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया का बाइफरकेट करेंगे। बाइफरकेट मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि एक तो इंडिया रहेगा और दूसरा जो रहेगा जिसमें मुस्लिम मेजोरिटीज रहेंगी, और मुस्लिम मेजोरिटीज भी ईस्ट और वेस्ट में रहेंगी। जो आज आप लोग जिसको बांग्लादेश के नाम से जानते हो ना, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो आज का पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था उस समय। लेकिन आज तो वो वेस्ट ईस्ट जो पाकिस्तान है वो आज बांग्लादेश बन गया, फ्रीडम हो गया वो भी। The colonial rulers also gave the 500 odd princely state and freedom to decide whether they would like to integrate it into India or Pakistan or remain as independent। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय 500 प्रोविंसेस थे, 500 से ज्यादा प्रोविंसेस, मतलब समझ रहे हो, छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे एरिया में राजा राजा जो थे वो क्या करते थे, किंग कर रूल करते थे। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय ऑलमोस्ट 550 से लेके 600 क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इंडिया में शामिल होना चाहते हो तो इंडिया में शामिल हो सकते हो, अगर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, और अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंट भी जो है रह सकते हो। तो मोस्टली बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे ऑलमोस्ट, इंडिया में जब इंडिया का बाइफर्केशन हुआ तो उस समय ऑलमोस्ट 532 प्रोविंसेस जो है इंडिया में आए, और बाकी जितने भी बचे 80 से 100 प्रोविंसेस वो पाकिस्तान में चले गए। इसमें से 532 जो प्रोविंसेस थे उसमें से जो 529 या 528 प्रोविंसेस बड़े आसानी से इंडिया में शामिल होने के लिए मान गए, लेकिन दो तीन स्टेट ऐसे थे जो कि इतनी आसानी से इंडिया में शामिल होने के लिए नहीं मान रहे थे। उसमें से कौन है, एक जम्मू कश्मीर है जो चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं करके, और दूसरा है हैदराबाद, एक और था जूनागढ़, उस समय जिसको गुजरात, गुजरात में है जूनागढ़ करके, ठीक है, जूनागढ़ एक प्रोविंसेस था। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीन ऐसे उस समय प्रोविंसेस थे जो कि इंडिया में, मतलब जम्मू कश्मीर तो किसी में नहीं आना चाहता था, ना तो पाकिस्तान में है ना इंडिया में। हैदराबाद चाहता था कि मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं, और जूनागढ़ चाहता था कि इंडिया में शामिल हो जाऊं करके, लेकिन वहां के जो रूलर्स जो थे वो अलग अलग थे। जैसे जूनागढ़ जो था, जो गुजरात का पार्ट था उस समय, मतलब एंशिएंट में जूनागढ़ गुजरात में आता था, और जूनागढ़ का जो किंग था वो एक मुस्लिम कम्युनिटी का था। तो वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं करके, लेकिन जूनागढ़ की जो जनता थी वो मेजोरिटी में 88% के आसपास जो है क्या थी, हिंदू थी।
तो वो चाहती थी कि हम इंडिया में शामिल हो जाएं करके। फिर वहां पर क्या हुआ, वोटिंग हुआ, वोटिंग होने के बाद जो है लोगों से पूछा गया कि आप किस में शामिल होंगे, तो फिर वोटिंग में मेजोरिटी लोगों ने वोट किया कि हम लोग इंडिया में शामिल होंगे करके, तो जूनागढ़ जो है इंडिया में शामिल हो गया। उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद का जो रूलर था वो भी एक मुस्लिम था और वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं करके। लेकिन अब हैदराबाद जो है इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, उसके आसपास के जितने भी स्टेट्स जो थे वो सब इंडिया में शामिल होने के लिए मान गए थे। अब अगर बीच में हैदराबाद है और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है तो बीच में कैसे होगा? आप इंडिया का मैप देखना, हैदराबाद कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है। तो हैदराबाद से पाकिस्तान आने जाने के लिए इंडिया से तो गुजरना पड़ेगा ना। तो इंडिया ने बोला कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कि बाद में इन फ्यूचर आप कुछ इलीगल एक्टिविटीज करो। तो हैदराबाद भी फिर बाद में एक आध साल बाद जाकर मान गया कि हाँ हम लोग इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे करके, इंडिया में शामिल होंगे करके। फिर बचा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चला था कि जम्मू कश्मीर जो है, वहां के राजा थे, राजा हरि सिंह करके थे, ठीक है। इन्होंने आखिरी दम तक कोशिश की कि मैं ना तो इंडिया में शामिल हो जाऊं ना पाकिस्तान में रहूं, इंडिपेंडेंट रहूं करके। फिर बाद में इनको भी समझाया गया, मनाया गया, तो काफी सालों बाद जो है जम्मू कश्मीर भी इंडिया में शामिल होने के लिए एग्रीमेंट में जो है साइन कर गया, ठीक है। You must have already read in the political science chapter the story of the how independent India drafted its democratic constitution and how universal adult suffrage was established to enable the people to elect their representative to the legislative wings of the new government. आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि किस तरीके से मतलब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, किस तरीके से वहां पर सारे जो एडल्ट्स लोग थे उनको वोटिंग करने का राइट्स दिया गया था, किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का मतलब उनको फ्रीडम जो है दिया गया था, ठीक है। तो बहुत मुश्किल था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया को यूनाइट करना, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ऐसे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे सबको मनाना, ये बहुत बड़ा काम था। और ये काम को किसने किसने किया था? एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने किया था, इसीलिए उनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अच्छा आप कमेंट करके बताना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है हमारे इंडिया के कौन से स्टेट में है। तो उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए क्या किया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है कि उन्होंने जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ था, तो उस छोटे छोटे पार्ट्स को एक करने का जो काम किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। एक और थे उनके साथ बहुत बड़े लीडर जिनका नाम आपको मतलब बहुत कम सुनने को मिलेगा, इवन आप सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। एक एम के मेनन करके थे उस समय, मेनन करके, ठीक है, सरनेम मेरे को, हाँ मेनन है, नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेनन करके थे वो उस समय। आइए, जैसे आज के डेट में कलेक्टर होते हैं ना, कलेक्टर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उसी तरीके से के मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने मिलकर पूरे इंडिया को मर्ज करने का काम किया। तो जो आप आज 28 स्टेट के नाम से जानते हो ना, 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी, आज के डेट में प्रेजेंट डेट में बात करें तो 28 स्टेट हैं और 9 क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्योंकि ब्रेक हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यूनाइट इंडिया करने का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं दो लोगों को जो है जाता है, ठीक है। क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया था कि ये उस समय जो वल्लभ भाई पटेल थे वो होम मिनिस्टर भी थे और वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो इनको बोला गया था कि इंडिया को यूनाइट करने का काम आप देखो करके। तो इन्होंने बहुत सारी मुश्किलें झेल कर, बहुत सारी चीजें कर कर जो है पूरे इंडिया को जो है इन्होंने यूनाइट जो है किया हुआ था, ठीक है। बहुत 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 दिक्कत होने के बाद इंडिया जो है एक साथ जो है आया था। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला इंडिपेंडेंट, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैसे हुआ अलग, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इंडोनेशिया इज अ कंट्री ऑफ आइलैंड सिचुएटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको साउथ ईस्ट में जो है छोटा छोटा आइलैंड का ग्रुप दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोनेशिया। यू लर्न इन क्लास 9 हाउ द कंट्री बिकम द कॉलोनी ऑफ हॉलैंड द नीदरलैंड। ये जो इंडोनेशिया था वो ब्रिटिशर्स का कॉलोनी नहीं था, ये किसका था, हॉलैंड। हॉलैंड मतलब आज के डेट में जिसको हम लोग नीदरलैंड बोलते हैं। हियर वी शैल लर्न अबाउट इंडोनेशिया स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि इंडोनेशिया कैसे इंडिपेंडेंट जो है हुआ था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी डिफेटेड हॉलैंड एंड द हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ इंडोनेशिया टू इट्स अलाई जापान। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी ने क्या किया था, हॉलैंड को हरा दिया था। अब हरा दिया मतलब जो हॉलैंड की कॉलोनी है वो जर्मनी की कॉलोनी बन गई। और जर्मनी ने फिर क्या किया, जर्मनी बहुत दूर है, यूरोप कंट्रीज में है और इंडोनेशिया बहुत नीचे में है, तो उसने क्या किया, जापान को जो है बोल दिया कि आप इस कंट्री को संभालो करके।
The Japanese did talk of the granting independence to the country, but at the same time they wanted to retain the colony. जब जर्मनी से मतलब जर्मनी ने जापान को हैंड ओवर किया, तो जापानीज लोगों ने क्या किया, इंडोनेशिया के जो लीडर्स थे, जैसे हमारे इंडिया में लीडर्स थे, उसी तरीके से इंडोनेशिया में जो लीडर्स थे उनसे बात करना चालू किया और उनको ये बोला गया कि हाँ, हम आपको इंडिपेंडेंस तो कर देंगे। तो एक तरफ ये चाहता था कि ये इंडिपेंडेंस हो जाए इंडोनेशिया, दूसरी तरफ उसको कॉलोनी बनाकर ही रखना चाहते थे। They begins to ruthlessly cut down Indonesia's forest, exploit its mineral resources, exploit its all commercial crop and subjected its people to forced labor. जापान ने मतलब झूठा मोटा बोल दिया कि इंडिपेंडेंस कर देंगे करके, लेकिन इंडोनेशिया जो है वो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। इवन लग्जमबर्ग, ठीक है, लग्जमबर्ग मतलब दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट, लग्जमबर्ग नहीं सॉरी, एक एक आइलैंड का नाम है, इंडोनेशिया में ही है, जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मिलता है, ठीक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो इंडोनेशिया में ही है। तो इंडोनेशिया में बहुत सारे फॉरेस्ट है, बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया किसने, जापान ने। और इंडोनेशिया के लोगों को जो है जापान ने क्या किया, लेबर का काम करने के लिए जो है फोर्स किया। बट दे डी अलाउड सम नेशनलिस्ट लीडर टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द डच कॉलोनीज रूल। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये अलाउड किया कि आप स्ट्रगल कर सकते हो अपने फ्रीडम के लिए, हम आपको रोकेंगे नहीं, डच लोगों से आप फ्रीडम जो है कर सकते हो। अमंग देम वाज सुकार्नो हु लेड द बीन imprisoned in the Dutch jails for the 10 years। और जैसे गांधी जी को कई बार जेल हुआ, उसी तरीके से इंडोनेशिया के उस समय के जो लीडर्स थे वो थे सुकार्नो। तो सुकार्नो को जो है डच ने, डच मतलब पुर्तगीज ने क्या किया, 10 साल तक जेल में डाल के रख दिया था। अब देखो, ऐसा नहीं कि इंडिया जैसा एक ही था इंडोनेशिया, इंडोनेशिया बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड में बटा हुआ था। तो कुछ जो आइलैंड थे वो जापान के कंट्रोल में थे, कुछ जो आइलैंड थे वो डच के कंट्रोल में थे। इसीलिए डच ने क्या किया, इनको जो है जेल में बंद कर दिया। द जापानीज ऑल्सो इनकरेज द यूज ऑफ द लोकल लैंग्वेज इन द प्लेस ऑफ डच, but many Indonesian nationalists opposed Japan, saying that its treatment of their country was even more barbaric। लेकिन वहां के जो इंडोनेशिया के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, उन्होंने कहा कि हम जापान के बातों से एग्री नहीं करते, जापान हमको ऐसा कंट्रोल करके नहीं रह सकता, हमको फ्रीडम चाहिए। Then the Dutch nationalist activities these flourished during period of the political inestablishment from 1939 to 1949। वहां भी जो है इसी तरीके का जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गया, वहां पर भी नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया 1939 से 1945 में। Sukarno declared Indonesia as an independent country on the 17th August 1945 with Japan's consent once it's become evident that the Japanese fought defeat in the war। यहाँ पर जो है क्या हुआ, जो सुकार्नो थे, सुकार्नो ने क्या किया, इंडोनेशिया को जो है बोल दिया कि 17 अगस्त 1945 को कि अब इंडोनेशिया क्या हो गया है, इंडिपेंडेंट जो है हो गया है करके, और उन्होंने जापानीज फोर्स को क्या किया था, हरा दिया था। Meanwhile, the British Army, which had established its control over Indonesia at the time, tried to bring back the Dutch administrative official. The Indonesian Stelci opposed the move, launching attack on the British Army at many places. One reason why the British were taking hands the colony back to the Holland as quickly as possible was the most of the British soldiers serving in Indonesia were Indians who were also in the favor of the both the India and the Indonesia gaining independence। जब यहाँ पर इंडोनेशिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो है फिर से उसको अपना कॉलोनी बनाने की कोशिश की और वहां पर बहुत सारे सोल्जर भेजे। लेकिन ये जो है ये भी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जितने भी सोल्जर भेजे थे, उस सोल्जर में मैक्सिमम सोल्जर जो थे वो इंडियंस थे। इंडियंस थे तो इंडिया के लोग भी इंडिपेंडेंस होना चाहते थे, इंडोनेशिया के लोग भी इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। तो इंडियन सोल्जर ने क्या किया, इंडोनेशिया का फेवर लिया और इसने बोला, इंडियन आर्मी ने बोला कि हाँ, इंडोनेशिया को भी क्या होना चाहिए, फ्रीडम जो है मिलना चाहिए करके उन्होंने ब्रिटिशर्स के बजाय इंडोनेशिया के लोगों का साथ देना चालू कर दिया। The Dutch, however, failed to re-establish military control over this their colony. They now tried to divide Indonesia into several independent states। अब देखो, एक ही इंडोनेशिया है, वहीं पर बहुत सारे लोग क्या करना चाहते थे, कॉलोनी बनाना चाहते थे। एक जापान बनाना चाहता था, एक डच बनाना चाहता था, जो हॉलैंड वाले थे वो अपना क्या बनाना चाहते, कॉलोनी बनाना चाहते थे, वहीं पर ब्रिटेन अपना कॉलोनी बनाना चाहता था। तो एक कंट्रीज पर तीन तीन चार चार कंट्रीज क्या चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी। इंडोनेशिया बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड में बटा हुआ है ना, तो कुछ आइलैंड पर जापान कंट्रोल कर किया हुआ था, कुछ आइलैंड पर जो है ब्रिटेन कंट्रोल करना चाहता था, कुछ आइलैंड पर जो है डच कंट्रोल करना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे वहां पर प्रॉब्लम जो है हो रहे थे। विथ वन ऑफ देम रूल्ड बाय सुकार्नो लेड गवर्नमेंट, सुकार्नो वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दिस solution under pressure for the Britain and America, but this gave rise to an
armed communist led insurrection that was brutally suppressed with the much blood। लेकिन अब देखो ये सब जितने भी डच लोग थे, जितने भी ब्रिटिशर्स लोग थे, अब ये वहां कॉलोनी तो बना नहीं पाए, लेकिन इन्होंने क्या कोशिश की कि इंडोनेशिया को हम लोग तोड़ देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज में जो है तोड़ देते हैं करके। अब कॉलोनी नहीं बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको तोड़ के रख देंगे, ऐसा ये लोग बोलने लगे। और फिर सुकार्नो के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाला, किसने? ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, और जिसके कारण से वहां पर अलग अलग इंडिपेंडेंस कंट्री बनने जा रही थी। और इसी कारण से अब इसको इंडोनेशिया के लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, जैसे हमारे इंडिया को अगर 40 पार्ट में तोड़ना चाहेंगे तो इंडियंस एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। तो इसी कारण से वहां पर बहुत सारा खून खराब हुआ, बहुत सारे लोग जो है मारे गए। The Dutch army re-established its control over Indonesia, arresting and imprisoning Sukarno. The move caused a worldwide furor, then the United Nations organization passing a resolution condemning the arrest। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक समय पर इंडोनेशिया इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिका के दबाव के कारण उसको क्या बोला गया, सुकार्नो को, कि आप इंडोनेशिया को बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज में बांट दो करके। लेकिन सुकार्नो ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने वहां पर दंगा फसाद करना चालू कर दिया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए, इंटरनल डिस्ट्रप्शन हुआ, खून खराबा बहुत सारा हो गया। इसका फायदा उठाकर जो डच था, जिसने हॉलैंड ने पहले उसको क्या बना के रखा हुआ था, कॉलोनी बना के रखा हुआ, कोशिश कर रहा था बनाने की, लेकिन नहीं बना पा रहा था। लेकिन जब आपस में ही लोग लड़ेंगे, इंडोनेशिया के लोग कि आपस में लड़ेंगे, तो बाहर की कोई भी आदमी आकर आपको कंट्रोल कर सकता है। तो इंडोनेशिया के लोग जब आपस में लड़ रहे थे, तो उस समय डच आर्मी ने इसका फायदा उठाया और फिर से अपना कॉलोनी जो है इंडोनेशिया को बना लिया। और वहां पर जो सुकार्नो जो थे, जो वहां के लीडर थे, उनको जेल में बंद कर दिया। लेकिन जब जेल में बंद कर दिया गया, तो उस समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। उन्होंने क्या किया, इनके अरेस्ट को लेकर जो है कंडेम किया कि ये गलत चीज है, सुकार्नो को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, आप गलत कर रहे हो करके हॉलैंड को बोला गया। The UNO convened the roundtable conference at the Bandar at consensus was reached Indonesia's new government on December 27, 1949. Power was officially transferred to the Indonesia, bringing an end of the Dutch colony। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से ही क्या हुआ कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई डच के बीच में और सुकार्नो के बीच में, यूएनओ के बीच में, और फिर फाइनली क्या हुआ, 27 दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है बन गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे से स्टार्ट करेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से वहां पर हेल्प किया, किस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वहां पर की, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।